नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए लाया हूँ कक्षा 12 के लिए ठोस अवस्था की सीरीज, जिसमें हम कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज करेंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न करेंगे। तो इसमें जो हमारे पास पहला प्रश्न है दोस्तों, वो इस प्रकार है कि निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है। तो इसमें हमें ऑप्शन दिख रहे हैं दोस्तों। तो हमें बताना है कि कौन सा अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है। पहला जो ऑप्शन है हमारे पास वो NaCl, दूसरा ZnS, तीसरा कांच और चौथा SiC। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है कांच। बाकी जो हमारे पास ऑप्शन है वो सारे के सारे क्रिस्टलीय ठोस के उदाहरण है, क्रिस्टलीय ठोस के उदाहरण है हमारे पास। और कांच जो है हमारा वो अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है दोस्तों। इसे छद्म ठोस भी कहा जाता है, कांच को। और ये जो छद्म ठोस है यानी झूठा ठोस है ना दोस्तों। कांच को अति शीतित अति शीतित द्रव भी कहा जाता है ना। इसका कारण क्या है कि जो हमारे पास कांच होता है दोस्तों, वो कुछ इस प्रकार मान सकते हैं। उसके जो अणु होते हैं, अणु या परमाणु, वो लंबे समय में धीरे धीरे ऊपर से नीचे की ओर बहने लगते हैं, है ना। और जिस कारण से हम देखते हैं जो बहुत पुराना कांच होता है वो नीचे से मोटा और ऊपर से पतला हो जाता है, क्योंकि इसके जो अणु हैं वो बहने लगते हैं। इस कारण से कांच को अति शीतित द्रव भी कहा जाता है। कक्षा 12 में बोर्ड की परीक्षा में प्रश्न भी आता है कि कांच को अति शीतित द्रव क्यों कहते हैं। क्योंकि ये लंबे समय में इसके जो अणु परमाणु हैं वो धीरे धीरे नीचे की ओर बहने लगते हैं, इसलिए इसको अति शीतित द्रव भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, हम चलेंगे अगले प्रश्न पर, जो इस प्रकार से है। एफसीसी एक जालक में कितने परमाणु होते हैं। एफसीसी जो हमारे पास जालक है, एफसीसी दोस्तों होता है फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका। और इसमें हमें बताना है कि इसमें प्रभावी परमाणुओं की संख्या कितनी होती है ना। तो एफसीसी जो हमारे पास जालक होता है, एकक कोष्ठिका होती है, वो कुछ इस प्रकार से होती है। मैं इसके डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, ये परमाणु कोनों पर होते हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो फलक के केंद्र होते हैं उन पर भी परमाणु होते हैं। जैसे हमारे पास एक फलक ये है, एक फलक ये ऊपर वाली है, एक ये है, एक ये नीचे वाली है, एक ये कोने वाली और एक ये सामने वाली। तो ये 6 परमाणु है ना, 8 कोनों पर और 6 इस पे। इसको निकालने की विधि क्या होती है कि हम जेड बराबर लिख लेते हैं। जो कोनों पर होते हैं इनका जो संयोग होता है प्रभावी परमाणु में, वो 1/8 होता है। और कुल कितने हो गए? 8 प्लस। और जो ये फलक के केंद्र पर है, इनका जो सहयोग होता है वो 1/2 होता है। और टोटल हो गया हमारे पास 6। तो 2 से 3, 6 काटा 3, 8 में से 8 काटा 1, और 1 + 3 कितना हो गया? 4। तो फलक केंद्रित एका कोष्ठिका में जो परमाणु की संख्या होती है, प्रभावी परमाणु की संख्या होती है, वो कितनी होती है? 4 होती है ना। ठीक है। और अगर आपसे बीसीसी पूछ लिया जाए, अंतः केंद्रित, तो उसमें होती है 2। और अगर सरल घनीय पूछ लिया जाए तो उसमें होती है 1, है ना। ठीक है, ये नोट कर लेंगे आप लोग। अब चलेंगे अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है हमारे पास उसे देखेंगे, है ना। तो अगला प्रश्न पढ़ेंगे आप लोग। क्या है? HCP इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या, है ना। HCP में परमाणुओं की संख्या, तो इसका जो आंसर होता है वो 6 होता है। HCP की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, हेक्सा गोनल क्लोज पैकिंग, है ना। तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में जो इकाई सेल होता है उसमें जो परमाणुओं की संख्या होती है वो 6 होती है ना। इसके अलावा इसमें से कई और प्रश्न आ सकते हैं हमारे पास, कि जैसे कि इसका संकुलन क्षमता कितनी है। HCP में संकुलन क्षमता या आवर्त स्थान, है ना, ये क्या होता है। जैसे हमारे पास कोई भी यूनिट सेल है, तो परमाणुओं के द्वारा घेरा गया स्थान
वो कहलाता है हमारी संकुलन क्षमता या आवर्त स्थान। तो संकुलन क्षमता और आवर्त स्थान को हम प्रतिशत में दिखाते हैं, ये होता है 74% या 0.74। ठीक है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में ही आवर्त स्थान कितना होता है, 74% या 0.74। ठीक है। और अगर इसमें हमें उप सहसंयोजन संख्या पूछ ली जाए, तो वो होती है 12। उप सहसंयोजन संख्या क्या होती है कि जैसे हमारे पास एक गोला ये है, और इसके वो चारों तरफ से कुछ गोलों ने घेर रखा है, तो चारों ओर से जितने गोलों ने इसे घेर रखा होता है वो कहलाती है उप सहसंयोजन संख्या, है ना। तो एचसीपी में कितनी है, 12। ठीक है। अब हम चलेंगे दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है वो है कि एक क्रिस्टलीय मूल दोहराव वाली संरचनात्मक इकाई है। मतलब क्रिस्टलीय जो संरचना होती है उसमें मूल दोहराने वाली इकाई कौन सी है। इसका सीधा सा आंसर है यूनिट सेल, जिसे अंग्रेजी में तो यूनिट सेल कहा जाता है और हिंदी में एकक कोशिका या इकाई सेल। ठीक है। हाँ, अब चलेंगे अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है सोडियम क्लोराइड का जालक है, इसकी हमें संरचना बतानी है कि कौन सा जालक है ना। तो जो सोडियम क्लोराइड की संरचना है दोस्तों वो कहलाती है रॉक सॉल्ट संरचना। ठीक है। और ये अष्टफलकीय प्रकार की होती है ना। आपको यहाँ से डायग्राम में दिख रहा होगा कि किस तरीके की संरचना है ना। तो इसकी जो संरचना होती है दोस्तों वो होती है अष्टफलकीय, और यहाँ से हमारा आंसर हो जाएगा अष्टफलकीय। वैसे इस संरचना का जो नाम है वो है रॉक सॉल्ट। एक और प्रश्न हो सकता है दोस्तों, जो इनिशियल में Na+ आयन है वो कितने Cl परमाणुओं द्वारा घिरा हुआ होता है, यानी इसकी उप सहसंयोजन संख्या कितनी है सोडियम की, तो वो होती है 6। और इसी तरीके से प्रश्न हो सकता है कि Cl आयन जो है वो कितने Na+ आयन से घिरा है, तो ये घिरा होता है 6 से। दोनों कितने से घिरे रहते हैं, 6 से। और दोनों की उप सहसंयोजन संख्या कितनी हो गई, 6। एक प्रश्न और हो सकता है कि जो Na है उसकी जो यूनिट सेल है संरचना कैसी है, तो इसकी होती है बीसीसी, अंतः केंद्रित एकक कोशिका। किसकी, Na की। और सीएल के लिए पूछेंगे तो सीएल की होती है एफसीसी। ठीक है, सीएल की एफसीसी और Na की बीसीसी। ठीक है। एक प्रश्न ये हो सकता है कि Na की संरचना कौन सी है, Na की होती है बीसीसी और सीएल आयन की होती है एफसीसी। ये कुछ प्रश्न है जो इसमें से बन सकते हैं। सोडियम क्लोराइड रॉक सॉल्ट संरचना कहलाती है। Na और सीएल दोनों का जो उपसह संयोजन संख्या है वो दोनों की 6 और 6 होती है। Na+ आयन की जो संरचना है ना, जो एकक कोशिका बनती है वो बीसीसी बनती है, और सीएल आयन की जो एकक कोशिका कोशिका है वो एफसीसी बनती है। ये आप लोगों को याद रखना है। अब चलेंगे हम अगले प्रश्न पर। ठीक है। अगला जो प्रश्न है घनाकार क्रिस्टल में ब्रेवेश जालकों की संख्या होती है ना। तो हम देखें तो हमारे पास जो क्रिस्टल जालकों के प्रकार है, क्रिस्टल जालकों के जो प्रकार हैं वो 7 प्रकार के होते हैं। अब क्योंकि प्रत्येक क्रिस्टल में अलग अलग प्रकार की एकक कोशिका हो सकती है, जैसे सरल घनीय, बीसीसी, एफसीसी, तो इन सब को मिलाकर ब्रेवेश जालक कहा जाता है। और ये जो ब्रेवेश जालकों की संख्या हो जाती है वो हो जाती है 14। इसका जो सही आंसर है वो क्या है, 14। अब हम अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला जो प्रश्न है हमारे पास वो ये है कि पी प्रकार पी प्रकार के डोपित अर्धचालकों को प्राप्त करने में मिलाई गई अशुद्धियों में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालें। तो हमें पता है कि जो अर्धचालक हैं, अशुद्ध अर्धचालक या डोपित अर्धचालक हैं, वो दो प्रकार के होते हैं, एक पी प्रकार और एक एन प्रकार, है ना। अर्धचालक में प्रकार भी एग्जाम्पल पता होनी चाहिए आप लोग को, उदाहरण के सिलिकॉन और जर्मेनियम, है ना। और दोनों की जो संयोजी इलेक्ट्रॉन या संयोजकता होती है वो चार।
अगर हम डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनाएं तो इस तरीके से हमें देखने को मिल सकता है ना। और यहाँ बीच में हम कुछ संयोजकता वाले अशुद्धि इसमें मिलाएंगे। माना बात हमने 3 प्रकार की मिला दी, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ भरा गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ भरा गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ भरा गया, और ये खाली बच गया। तो जो खाली बच गया उसको कहते हैं हम कोटर, है ना। और पी टाइप को प्राप्त करने में कितनी कोटर होता है ना, और कोटर क्या होता है, प्लस होता है, पॉजिटिव होता है, इसलिए इसको पी टाइप का अर्धचालक कहा जाता है। पी टाइप को प्राप्त करने में कितनी संयोजकता वाला मिलाना चाहिए, 3। एन टाइप भी समझ लेंगे। एन टाइप में भी कुछ इस तरीके से हम डायग्राम बना सकते हैं, और इसमें हम 5 संयोजकता वाला अशुद्धि मिलाते, 5 संयोजकता वाली अशुद्धि मिलाते। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ भरा गया, 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 और एक इलेक्ट्रॉन जो बच गया, 5 होंगे ना, तो इसको कहा जाता है मुक्त इलेक्ट्रॉन, जिसके कारण यहाँ विद्युत का चालन होता है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है इसलिए इसको एन टाइप या एन प्रकार का अर्धचालक कहते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम अगले प्रश्न में चलेंगे। हाँ, तो यहाँ पे जो अगला प्रश्न है हमारे पास वो है कि बीसीसी इकाई सेल में मुक्त खाली जगह का प्रतिशत। मैंने अभी आप लोगों को आवर्त स्थान बताया। आवर्त स्थान क्या होता है कि परमाणुओं के द्वारा भरा गया स्थान। अब जो बच गया उसको हम मुक्त खाली स्थान कहें। तो सबसे पहले हमें आवर्त स्थान पता होना चाहिए इसका, बीसीसी के लिए। और जब वो पता होगा तो 100 में से जब हम माइनस करेंगे तो वो मिल जाएगा हमें स्थान, है ना। तो अब मैं तुम लोगों को सबके लिए बता दूंगा आवर्त स्थान कितना होता है ना। सरल के लिए जो होता है वो 52.4%। बीसीसी के लिए जो होता है वो होता है 68%। एफसीसी के लिए होता है 72%। और एचसीपी के लिए भी होता है 72%। हमें बीसीसी के लिए निकालना है, तो हम क्या करेंगे, 100 में से 68 को क्या कर देंगे, माइनस, और ये बच जाएगा कितना, 32%। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 32%। ठीक है, तो ये याद रखना है आवर्त स्थान के लिए। ठीक है दोस्तों, यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को पहुंचाइए। धन्यवाद।